नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शुक्ला, प्रोफेसर एग्रोनॉमी, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नैनो यूरिया बनाते कैसे हैं। आज नैनो यूरिया के कुछ एनालिसिस एनालिसिस और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि नैनो यूरिया एक कटिंग एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की टेक्नोलॉजी है, जो नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज में आती है और साथ ही साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कंपोजिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो नैनो यूरिया का सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो उसका केमिकल नेचर जो है, नैनो यूरिया का जो केमिकल लिक्विड, अगर नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आ रही है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड फॉर्म में अगर नैनो यूरिया हो रही है और उसका जो नैनो पार्टिकल साइज होती है, नाइट्रोजन की पार्टिकल साइज होती है, वो 20 से 50 नैनोमीटर के बीच में होती है। नैनो यूरिया जो इफ्को ने बनाई 4% नाइट्रोजन की है वेट बाय वॉल्यूम, और ये बहुत ही कम है कन्वेंशनल जो कि 46% यूरिया होती है। लेकिन इसकी चूंकि हाई एब्जॉर्प्शन रेट होती है, इसलिए इसको ओवरड्यू दिया दिया इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इसमें जो कैरियर और स्टेबलाइजर यूज किया जा रहा है वो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है, और कुछ चेलेटिंग एजेंट भी इसके उसमें यूज किए जा रहे हैं। अब नैनो यूरिया काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है, तो ये फोलियर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करता है। और एक बार ध्यान दीजिएगा हमेशा कि नैनो यूरिया या कोई भी नैनो पार्टिकल का फर्टिलाइजर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि क्रॉप अपने फुल फोलियज पे नहीं होगी। आप अगर ये सोचें कि क्रॉप अर्ली स्टेज पे है और आपने नैनो पार्टिकल या नैनो यूरिया का एप्लीकेशन कर दिया, तो वो परफॉर्मेंस रोल प्ले करेगा क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ये मुश्किल है। मतलब एक चीज बहुत बेसिक फंडामेंटल समझिए कि नैनो यूरिया के एप्लीकेशन के लिए आपको क्रॉप को फुल फेलियज अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। तो नैनो यूरिया लीफ पे अप्लाई की जाती है, और नैनो पार्टिकल्स जो यूरिया के हैं वो स्टोमेटा एंड क्यूटिकल के थ्रू एंट्री करते हैं प्लांट सिस्टम में। अब जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बनाया था कि ये जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं ग्लूटामिक सिंथेसिस के साइड पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसके जो लॉस है, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन और अन्य प्रकार के लॉस कम हो जाते हैं। और यूटिलाइजेशन हमने बताया कि स्लो यूटिलाइजेशन है, सिंथेसिस के लिए ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसलिए इनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब इस देखिए बहुत ही शॉर्टकट में इन चीज़ों को बता रहे हैं कि ये नाइट्रोजन एफिशिएंसी को 85 से 90% तक ले जाती है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में 30 से 40% नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी है। तो नैनो यूरिया की कैपेबिलिटी है कि उसकी यूज एफिशिएंसी 85 से 90% तक बढ़ाने के में रोल प्ले करती है। यील्ड इंप्रूवमेंट भी 5 से 10% ओवर कन्वेंशनल फर्टिलाइजर मिला है, कहीं एट पार भी मिला है, कहीं कम भी मिला है। लेकिन यील्ड एडवांटेज सर्टेन सभी क्रॉप में है, कुछ सर्टेन एग्रोनॉमिक शेड्यूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो। और टिल्डरिंग टिल्डरिंग को प्रमोट कुछ केसेस में प्रमोट करती है, कुछ केसेस में रिड्यूस करती है, कैनोपी फॉर्मेशन करती है, क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाती है। लेकिन ये मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कभी कहीं टिल्डिंग को प्रमोट करती है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में टिल्डिंग को जो है डिमोट करती है। कैनोपी फॉर्मेशन भी कुछ केसेस में प्रमोटेड होते हैं, कुछ केसेस में डिमोटेड होते हैं। एंड क्लोरोफिल कंटेंट सर्टेनली हाई होता है। अब इसका जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में हमने जैसे बताया, ग्रीन हाउस गैस को कम करता है, नाइट्रोजन रुझान को कम करता है। यूट्रोफिकेशन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड इवेंट है। जब फर्टिलाइजर आप फील्ड में डालते हैं और रन ऑफ या पानी के साथ वो वाटर बॉडी के पास पहुंच जाता है, तो इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि जैसे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य अन्य फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट तो पानी के साथ बहकर के वाटर बॉडी में जाते हैं, तो वो वहाँ पे एल्कल ग्रोथ या कुछ प्लांट के ग्रोथ को उस वाटर बॉडी में बढ़ा देते हैं, जिससे कि जिनकी ऑक्सीजन डिमांड है बढ़ जाती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनसे कंपटीशन शुरू हो जाता है ऑक्सीजन के लिए, और एक्वेटिक एनिमल को सरवाइव करने में परेशानी होती है। तो अगर हम नैनो यूरिया यूज करते हैं तो यूट्रिफिकेशन को भी प्रिवेंट करता है। और वायबिलिटी आपकी, मैं मतलब अगर सब्सिडी ले करके देखें तो नैनो यूरिया एट पार है या थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी नॉर्मल कन्वेंशनल यूरिया के। अगर हम दोनों की स्प्रे करते हैं, वो एक
1 से 5% कन्वेंशनल नैनो यूरिया का स्प्रे करें और नैनो यूरिया का 4 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें तो कन्वेंशनल यूरिया चीपर पड़ती है। लेकिन अगर सब्सिडी हटा दें, भारत सरकार जो सब्सिडी देती है यूरिया या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उसको हटा दें तो डेफिनेटली नैनो यूरिया चीपर पड़े। जी। अब मेन चीज़ है जैसा कि हमने बताया कि कब अप्लाई करें नैनो यूरिया, तो हमने बताया कि किसी भी कंडीशन में फ़ोलिएज अगर कम है तो अप्लाई नहीं करनी चाहिए नैनो यूरिया। तो वो अब वेट करना चाहिए कि कब मैक्सिमम फुल फ़ोलिएज हो। और फुल फ़ोलिएज आने के लिए हमको बेसल डोज़ जो है कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक फ़ोलिएज नहीं आएँगे नैनो यूरिया वर्क नहीं करेगी। और इन जनरली 40 से 50, अगर राइस और व्हीट की बात करें तो 40 से 50 दिन में पहला हम एप्लीकेशन करें और 60 से 70 दिन के बीच में हम दूसरा एप्लीकेशन कर दें, और 2 ही एप्लीकेशन सफिशिएंट है राइस और व्हीट जैसी क्रॉप के लिए। और 500 एमएल पर एकड़ स्प्रे चाहता है, 4 एमएल पर लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया करें। फोलियर स्प्रे हम नैपसेक स्प्रेयर से कर सकते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन से भी हम कर सकते हैं। ड्रोन का जो खासियत है कि हमें 10 से 15 लीटर में ही 1 हेक्टेयर कवर कर लेता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में 500 लीटर है। तो ड्रोन भी एक वायबल अल्टरनेटिव है नैनो यूरिया के स्प्रे करने के लिए, और उसके बारे में सोचा जा सकता है। लिमिटेशंस नैनो यूरिया क्या है कि नैनो यूरिया सिर्फ नैनो यूरिया से फार्मर का काम नहीं चलेगा। उसको कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि फ़ोलिएज आपको मिनिमम फ़ोलिएज प्लांट का अटेंड करना है। तो इसलिए नैनो यूरिया का सबसे बड़ा ये स्टैंड अलोन फर्टिलाइज़र नहीं होता है। दूसरा इसका क्रॉप स्पेसिफिक होता है, कुछ क्रॉप इसमें अच्छा परफ़ॉर्म करती है, कुछ क्रॉप इसमें नहीं अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। इसमें लोकल सॉइल सॉइल कंडीशन के ऊपर भी जैसे हाई ऑर्गेनिक मैटर है तो कम फर्टिलाइज़र डोज़ पे भी अच्छा परफ़ॉर्म कर जाती है। लो ऑर्गेनिक मैटर है तो नैनो यूरिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो सकता है। इसी तरीके स्टोरेज, नैनो यूरिया का स्टोरेज, उसकी स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी मेंटेन करना भी अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो आज हम इसके बारे में, गैप के बारे में भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। और ये लॉन्ग टर्म, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चेबल इशू है कि लॉन्ग टर्म में सॉइल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जैसा है कि नैनो यूरिया में नाइट्रोजन बड़ी कम मात्रा में उपयोग होता है, तो क्या लॉन्ग टर्म में ये सॉइल के हेल्थ को हैम्पर करेगा? क्या सॉइल में जो नाइट्रोजन, नेटिव नाइट्रोजन है उसके स्टॉक को कम करेगा? इस पे एक लंबा मल्टी न्यूट्रिशनल रिसर्च होने की ज़रूरत है। इंटरेक्शन जैसे लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर डिफिसिट है तो उसके पर्सपेक्टिव आपकी ग्रोथ हैम्पर होती है। आप न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन अगर कम करते हैं तो क्या वो अदर न्यूट्रिएंट्स के भी ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है? इस पे भी स्टडी की ज़रूरत है। और ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, पार्टिकल साइज़ और बहुत सारी ऐसी बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोडायनामिक रेडियस, आपका जीटा पोटेंशियल, वो क्या कैसे रोल कर रहा है प्लांट परफॉर्मेंस में, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।